अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जनाब आपका दिन अच्छा सा बनाने के लिए हम हाजिर हैं। प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन हमने सोचा क्योंकि आज सर्दी कुछ अलग सी दिखाई दे रही है तो सबसे पहले मौसम का ही तज़किरा कर ले। मौसम सरमा की जो पहली बारिश है उसने कराची को भिगो दिया है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। तो जनाब कराची वाले भी अब सर्दी की इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और अंदरूनी सिंध की भी अगर बात करें वहाँ भी बारिश से सर्दी बढ़ गई है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है और पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर हैं बारिश की लपेट में दिखाई दिए। इस पर हमने बात करनी है, लेकिन हम जो हमारे नुमाइंदे हैं कराची में मौजूद आमिर खान, उनसे रब्ता करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कराची के जो बासी हैं वो इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि कराची बासियों के लिए ये बारिश किस नवीद की निशानदेही कर रही है? मौसम सरमा के जब आगाज़ हुआ तो कराची के बासी इस बात के मुंतज़िर थे कि पहली बारिश जो है वो कब होगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुन ली और गुज़श्ता रात जो है वो कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो वक्फे से जारी है। सदर, लाइन एरिया, लांडी, कोरंगी, कयूमाबाद, डिफेंस, यख्ताबाद, नाज़माबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रात भर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा है और आज भी जो है वो इस वक्त भी सुबह के औकात में भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश जो है वो हो रही है। महकमा मौसमियात ने का ये कहना है कि कराची में जो है वो बारिश के बाद दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है और हवा में नमी के तनासुब जो है वो 84% बताया जा रहा है। कराची के बासी बहुत खुश है बारिश होने की वजह से और इस वक्त भी शहर का मौसम जो है आबर आलूद है। लोग अपने दफातर और दीगर कामों की तरफ जा रहे हैं। बच्चे जो है वो घरों में छुट्टियां मना रहे हैं। बारिश के बायस जो है वो कराची में सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है और शहरी जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि कराची में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्को है और इजाफे के साथ ही जो है अगर सर्दी बढ़ जाती है कराची में तो कराची में रात में एक अलग समा होता है कराची में और यखनी, मछली की दुकानों, सूप और दीगर जो गर्म खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। जी बिल्कुल आमिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी मांग बढ़ जाती है और बड़ा ट्रेंड है कराची में बाहर बैठकर जो है गपशप लगाने का और दोस्त इकट्ठे होते हैं हर शाम को क्योंकि रातें ठंडी होती हैं वहाँ पर। लेकिन जब मैंने आपसे सवाल किया था मेरा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग इसको एक अच्छे आगाज़ के तौर पर भी देख रहे हैं क्योंकि साल का आखिरी दिन है और अब्र रहमत बरस रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे सिंबल के तौर पर भी देख रहे हैं कि अब जब वो 2026 में एंटर होंगे तो एक शानदार साल उनका इस्तकबाल करेगा। जी, ये बड़ा एक खुशगवार लम्हा है हमारे लिए कि आज साल का आखिरी दिन है और मौसम जो है वो शहरी इंजॉय कर रहे हैं और अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो 2026 का आगाज़ भी कराची में जो है वो बारिश से हो सकता है। ये कराची के शहरियों के लिए खुदा की जानिब से एक रहमत है और एक शहरी इसे जो है वो इंजॉय के तौर पे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आमिर ये बताइएगा कि कहीं ये जहमत भी बनी है, पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है? नहीं जी, कई मकामात पे जो है वो जैसे बलोच कॉलोनी है, स्टेडियम के पास वो मामूली पानी जो है वो जमा हुआ है, लेकिन पानी इस तरह जमा नहीं हुआ कि ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा हो। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है और इस वक्त जो है हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो सूरज निकल चुका है और मौसम आबर आलूद भी है और हल्की धूप का आगाज़ शुरू हो गया है। जी बिल्कुल ठीक। आमिर ये भी बताइएगा कि इसकी वजह से कहीं बिजली की बंदिश का सिलसिला तो नहीं हुआ? नहीं, इस वक्त तो कराची में बिजली की कोई गैर लानी लोड शेडिंग की शिकायत वो मौसूल नहीं है। इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि
कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक होती है वहाँ बिजली जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो बिजली बंद की गई है। ताहम ऐसी बिजली की कोई बंदिश के हवाले से इत्तलात मौसूल नहीं होती। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सारी सूरत हाल तो कराची वासी तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस हल्की बारिश को, क्योंकि पानी भी जमा नहीं है सड़कों पर, सड़कें भी क्लियर हैं, मौसम भी आबारालूद है और उसके साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जनाब इंजॉय करें, सर्दी आ चुकी है, पूरे मुल्क में छा चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खुशी चाहे जीत की हो या आज़ादी की हो, कोई शादी ब्याह का इवेंट हो या नए साल की आमद का जश्न हो, आमतौर पर देखने में ये आता है कि ऐसे मौके पर नौजवान अपनी खुशी का इजहार करने सड़कों पर निकल आते हैं। बस फिर हर तरफ एक तमाशे का मंजर होता है, कहीं वन व्हीलिंग की जाती है, सड़कें ब्लॉक करके सब रास्ते रोक दिए जाते हैं, और कहीं हवाई फायरिंग के वाकयात नजर आते हैं, और कहीं इस कदर आतिशबाजी की जाती है कि बच्चों से लेकर ज़ईफों तक हर कोई सहम कर रह जाता है। और ऐसे में लाहौर के नौजवानों के लिए न्यू ईयर किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है, और ऐसे मौके पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग जैसी गैर कानूनी और खतरनाक हरकतें भी देखने को आती हैं। तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं और न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए फैसल कामरान साथ मौजूद हैं, DIG ऑपरेशंस लाहौर। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अच्छा, सबसे पहले फैसल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि साल नौ की आमद है और मुल्क भर में जश्न की तैयारियां हैं। इस मौके पर क्या प्लान तैयार किया गया है ताकि हर कोई सुकून से ये नए साल की खुशी को दोबारा कर सके? न्यू ईयर के हवाले से 15 दिसंबर से हमने तैयारी शुरू कर ली अपनी। इसके अंदर जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है, तकरीबन 7000 की फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड होगी, जिसके अंदर वन व्हीलिंग से बचाव के लिए वो एरियाज जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे वन व्हीलर्स आते हैं उन जगहों के ऊपर हमारे नाके होंगे। इसी तरह जो एरियल फायरिंग है उसके लिए जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। फिर जो वन व्हीलिंग के हिसाब से जो वर्कशॉप्स हैं जो वन व्हीलिंग के बाइक तैयार करवाती हैं, उन वर्कशॉप्स वालों से श्योरिटी बॉन्ड भी ले लिए। वो लोग जिनके ऊपर प्रीवियसली पर्चे रहे हैं वन व्हीलिंग के, उनसे भी श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं, उनकी फैमिली से भी ले रहे हैं। उन सबको बता रहे हैं कि आप ये तमाम लोग हमारे रेडार पे हैं और ये एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी, और हमारी वो रोड्स जहाँ पे ये होती है उसके बंदोबस्त कर रहे हैं। तो जैसा एरियल फायरिंग और वन व्हीलिंग के साथ साथ आतिशबाजी पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। और इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज होता है, जब फैमिलीज इस फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलती हैं, खवातीन, बच्चियां, बहनें, माएँ सब बाहर आते हैं, तो उस दौरान कोई हुल्लड़बाजी ना हो, फैमिलीज के लिए एक पीसफुल, सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट हो, उसके लिए खवातीन पुलिस एहलकार वहां पे तैनात की जाएंगी। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट जिसमें हमारी बाइसिकल पे खवातीन हैं, ऐसे एरियाज में जो रश वाली जगह हैं जब बाइक्स नहीं जा सकते वहां लेडी पुलिस भी होगी, और ये सब मिलके ड्यूटी करेंगे। तकरीबन 7000 लाहौर पुलिस के एहलकार। और जैसे आपने देखा कि 2024 की जो 31 दिसंबर की न्यू ईयर नाइट थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह किस जगह पे हवाई फायरिंग से कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, किस जगह पे वन व्हीलिंग का कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इसी तरह इस साल भी हमने 15 दिसंबर से ही सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली, सिक्योरिटी प्लान भी पूरा हमारा इस वक्त इन प्लेस है, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम इसको सेफली इस साल के आखिरी इवेंट को बड़े अच्छे से इंशाल्लाह कवर करेंगे। राइट। तो जैसा फैसल साहब आपने बताया, जैसे कि खवातीन और फैमिली वगैरह घर से साल नौ की खुशियां मनाने के लिए बाहर निकलती हैं, तो खवातीन पुलिस ऑफिसर्स भी तैनात होंगी? सर, हमारे वो हॉटस्पॉट और वो क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पे खवातीन हमारी और फैमिलीज आती हैं, वो जिस तरह लिबर्टी है, जिस तरह डिफेंस राया है, जिस तरह H ब्लॉक, Y ब्लॉक है, जिस तरह आपका मॉल रोड है, वो तमाम एरियाज जहाँ पे फैमिलीज आती हैं फेस्टिविटी के लिए, उन सारी जगहों पे हमारी फीमेल बाइसिकल स्क्वाड वाली डॉल्फिन की खवातीन भी, जो एलीट की लेडी पुलिस एहलकाराना है वो भी, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो भी आएंगी हमारे पास। इसके अलावा गेस्टेड ऑफिसर्स में भी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं जो इसको इंश्योर करेंगी। तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 450 के करीब खवातीन एहलकारान इस मौके पे डिफरेंट एरियाज पे अपनी ड्यूटी देंगी, और हम इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी जो हमारी फैमिलीज हैं उनको ये तासुर ना जाए, या कहीं पे भी ऐसी कोई चीज ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो, और ऐसे कहीं पे अगर चेकिंग के दौरान और किसी जगह पे हमें से एलिमेंट्स नजर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी होगा। राइट। तो फैसल साहब, अब की बार पंजाब पुलिस ने वॉलंटियर्स की खिदमत भी हासिल की हैं, इससे क्या मकासद हासिल होंगे?
लेकिन दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसी तरह होता है, कम्युनिटी खुद एंगेज होती है अपने ऐसे बड़े इवेंट्स में, अपनी पुलिस के साथ, अपने इदारों के साथ, और वो मिलके काम करते हैं, कम्युनिटी वर्क भी करते हैं। इसी तरह ये एक इवेंट है जिसमें लाहौर पुलिस इस दफा ये टेस्ट करने जा रही है। हमने इन्वाइट किया वॉलंटियर्स को, स्टूडेंट्स को खास तौर पर, कि ये हमारा एक ऑनलाइन आप रजिस्टर करें, इस QR कोड के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दें। हमने उनको बुलाया, उनको एक बेसिक ओरिएंटेशन दी, उन्होंने क्या करना है। ये वो लोग हैं जो पैशन के साथ अपने शहर की खिदमत करने के लिए हमारे साथ इन्वॉल्व हुए। ये हर उस पॉइंट के ऊपर जहां लाहौर पुलिस ड्यूटी दे रही है, चाहे वो माउंटेड पुलिस है जो घुड़सवार हैं हमारे, उनके साथ, चाहे वो हमारा जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ड्यूटी है, खवातीन खास तौर पे जो खवातीन वॉलंटियर्स हैं वो उन एरियाज में जहां लेडी पुलिस लगी हुई है और जहां फैमिलीज ने आना है उनको वहां पे डिप्लॉय करेंगे। वो ये सारा विटनेस भी करेंगे कि उनकी पुलिस किस तरह लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करती है, और वो खुद फिजिकली उसका पार्ट बन के करेंगे। ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जितनी सिक्योरिटी है, और साल के 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर तक जितने सारे इवेंट्स, मेगा इवेंट्स और तमाम चीजें, लॉ एंड ऑर्डर लाहौर का बड़ा सेफली, सिक्योरली सारी चीजें हुई, वो लाहौर की आवाम की जो मदद है उसके बगैर नहीं हो सकती। कहीं पे हमें ट्रैफिक ब्लॉक भी करनी पड़ती है, कहीं पे हमें रूट भी लगाने पड़ते हैं, कहीं पे मुहर्रम और चेलम और रबीउल अव्वल ऐसे इवेंट्स के लिए हमें कुछ रास्ते बंद भी करने पड़ते हैं। लाहौर की आवाम ने हमेशा हमारा साथ भी दिया है। ये उस चीज के हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे जो लोग एक्टिवली पुलिस के साथ आके ये काम भी करेंगे और बताएंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर कोई भी पुलिस अकेले ये काम नहीं करती, सारे शहर का कंट्रीब्यूशन होता है। ये वो ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे साथ ड्यूटी भी देंगे और विटनेस भी करेंगे कि पुलिस किस तरह सिक्योरिटी दे रही होती है और उसमें क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, ताकि एक हम अपने जैसा 2024 से हमने 25 में बहुत सारी चीजें इंप्रूव की और चीजें बेहतर होती हुई आपने देखी भी। सारे लॉ एंड ऑर्डर को भी आपने देखा कि 24 से और 23 से बहुत बेहतर मैनेज हुआ 25 में। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से हम उनको इन्वॉल्व करके, खासतौर पे अपनी यूथ को इन्वॉल्व करके, उनको इस चीज का पार्ट बना के उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का मौका भी देंगे और वो खुद विटनेस भी कि शहर की सिक्योरिटी किस तरह होती है। राइट, तो फैसल कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? DIG ऑपरेशंस लाहौर ने तो बता दिया है, मुल्क भर में भी इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि नौजवान बाहर निकलते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। जोशो वलवला तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, कोई मना नहीं करता आपको कि आप न्यू ईयर नाइट ना सेलिब्रेट करें, बिल्कुल सेलिब्रेट करें, कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें, लेकिन इस दौरान एहतियात का दामन भी हाथ से मत जाने दें। एहतियात ज़रूर जो है वो करें। ये सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है बल्कि दूसरे लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उनके लिए भी अच्छा है। थोड़ी सी सिविल सेंस डेवलप करनी पड़ती है, सिविक सेंस डेवलप करनी पड़ती है। अगर वो आप डेवलप करेंगे तो नेशन के तौर पर जो है हमारा एक इमेज भी बेहतर जाएगा कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं, उसमें लोग भी शिरकत कर सकते हैं और आराम से अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत कर सकते हैं और उसके मज़े को दोबारा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, वॉलंटियर्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और जिम्मेदारी का एहसास जो है, जिस तरह से शऊर उजागर हो रहा है हमारी कौम में, उस तरह से जिम्मेदारी का एहसास भी जो है उजागर होता चला जा रहा है। वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है जो पुलिस की मदद कर रही है बगैर में किसी मुआवजे के। और इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि जहां पर एक जानिब आप सेलिब्रेट करते हुए अपना अच्छा इमेज सामने रखते हैं, दुनिया के दूसरी जानिब वॉलंटियर करके भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाते रहिएगा और आप भी सेलिब्रेट करते हुए ध्यान रखिएगा इर्द गिर्द के लोगों का। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है आपसे, और जैसे कि आप जानते हैं कि मिल्क पैक पाकिस्तान में शुरू होने वाले पहले UHT दूध के ब्रांड में से एक है और गुज़िश्ता 35 वर्षों में पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री की जो एक्सपर्टीज है उसको मुसलसल बढ़ा रहा है। और हाल ही में उनकी कैंपेन यानी काओ की कैंपेन चल रही है। ये कैंपेन है क्या और नेस्ले मिल्क पैक किस तरह से सार्फिन को मेयारी दूध फराहम करने की बात कर रहा है, इस पर हमें बात करनी है। और बात करने के लिए सीनियर ब्रांड मैनेजर मिल्क पैक राबिया बाबर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? I'm great. How about you? I'm great too. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो दूध के मसाइल हैं ये है क्या? अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला दूध का है, बिकॉज दूध
for the larger audience or for the people of Pakistan is actually considered as staple. It's holy. So basically कोई भी ऐसा household नहीं होगा जिसमें दूध ना आता हो, रोज इस्तेमाल ना होता हो. So मसाइल सबसे बड़े तो ऑफ कोर्स इसको क्वालिटी और हाइजीन के ही हैं. अगर मैसिवली आप हाउस होल्ड्स की बात करें तो शायद सुबह गवाले से यही लड़ाई होती होगी कि आज दूध पतला है, आज दूध सही नहीं है, उसमें स्मेल थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो हेंस मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन भी कर लेते हैं. बिल्कुल. तो मिल्क पैक क्या कर रहा है इसको? सो बेसिकली packaged milk industry, especially milk pack, is doing a lot for the industry, not only for the brand itself but for the industry also. So in 1980s के अंदर जब packaged UHT milk introduced हुआ तो milk pack was one of the pioneers actually. And since then it has been doing a lot for the development of industry. So for example, farms का concept, cows इम्पोर्ट करने की बात, जिनकी यील्ड बेहतर हो, जो इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर हो. उसके अलावा रिसेंटली व्हाट नेस्ले एंड नेस्ले मिल्क पैक हैज़ बीन डूइंग इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर panels at the farms of the farmers and also helping them in the use of biogas technology to make their farm self-sufficient. So that's a lot of things that Nestle and Nestle Milk Pack has been doing for the farmers to build this industry for over 35 years now. वैसे farmers की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो सियानी कैंपेन है आपकी, जिसकी वजह से हम लोग आज बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये इस कैंपेन के हवाले से बताइएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंपेन है ये. Of course. अच्छा, so this campaign actually highlights the core basics that Nestle Milk Pack offers to the consumer. So for example, बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा, हम शायद पोल्ट्री के अंदर तो फीड की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द मिल्क इंडस्ट्री या काउ हेल्थ तो फीड की बात नहीं होती. तो इन अ वेरी फन एंड क्वर्की मैनर वी ट्राई टू एक्सप्लेन कि चारा और चारे के साइड इफेक्ट्स फॉर द काउ क्या है, एंड देन ऑन काउ हेल्थ क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑन द मिल्क दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड क्या है. सो वी कैन वॉच दिस एड एंड वी कैन फर्दर टॉक अबाउट इट. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अब देखते हैं कि सियानी काउ असल में है क्या. आज की पहेली, गाय चारा नहीं तो क्या खाएगी? एवरीबॉडी नोज, अकल घास खाती है और गाय चारा. लेकिन अगर चारा खराब हो गया तो गाय बीमार और फिर दूध खराब. नेस्ले मिल्क पैक ने सिखाया कि अच्छा क्वालिटी दूध लेना हो तो गाय को तो हाई क्वालिटी फीड जो कि स्पेशल टेस्ट होती है ताकि गाय सेहतमंद बने. पाकिस्तान का डेयरी एक्सपर्ट नेस्ले मिल्क पैक जो 35 साल से पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज को बढ़ा रहा है. बहुत ही बेहतरीन आपने कैंपेन चलाई और अहमद अली भट्ट साहब के साथ तो और भी मजा आ रहा है गपशप लगाने का. तो आइडिया ये कैसे डेवलप हुआ और आपने कैसे सोचा कि इसको एक पॉडकास्ट की तरह किया जाए? अच्छा, so basically the subject, the matter and the content behind what goes into this pack of milk is very complicated. इसीलिए आपको लगता है कि वाकई ये तो पूरी की पूरी साइंस है. So in a very fun and quirky manner we've tried to explain in a very easy lingo, consumers को समझ आ जाए कि यार चारे का impact on the cow health and then eventually on milk. So that is where the idea actually came from. Right. तो अच्छा, ये जो farmers की आपने बात की, आप local farmers के साथ काम करते हैं या आपके अपने farms हैं? नहीं, so we've actually developed the supply chain for this. So value chain के अंदर नेस्ले ने बहुत ज़्यादा invest किया. So these are not Nestle owned farms. These are the farms of the farmers of Pakistan actually. So we've actually helped the industry grow with Nestle. ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि आप फिर लोकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं इसके साथ साथ. अच्छा, किस तरह से ये बड़ा टेक्निकल काम होता है क्योंकि फिर आप बहुत से मुख्तलिफ ज़रियों से इसको गैदर कर रहे होते हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर कि जो मिल्क आप रिसीव कर रहे हैं या आगे सेंड कर रहे हैं उसको बिल्कुल हर चीज़ से पाक किया जाए? So basically there is where the expertise of Nestle overall comes in handy. So हम क्लेम करते हैं कि हमारे हर नेस्ले मिल्क पैक के पैक के ऊपर 36 क्वालिटी टेस्ट्स होते हैं. सो द क्वालिटी टेस्टिंग बिगैन फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ, रादर इवन बिफोर दैट फ्रॉम द फीड ऑफ द काउ. सो द फीड ऑफ द काउ जो चारा है दैट इज स्पेसिफिकली टेस्टेड कि वो किसी भी किस्म की उसको फंगस ना लगे हो फॉर एग्जाम्पल, और वो बिल्कुल ठीक हो जो कि काउ की हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे. उसके बाद वंस इट इज़ मिल्क्ड, तो मिल्किंग के बाद it is important to chill the milk. Otherwise उसके अंदर bacteria they start to grow.
So that is also a very important step. So once it is checked कि दूध बिल्कुल ठीक है, उसकी fat percentage etc. is perfectly fine, उसमें कोई मिलावट नहीं है, it is immediately chilled and then transported to Nestle factory via cold chain. So in other episodes, so this whole campaign is actually based on 4 episodes. So in one of the episodes talk about कि cold chain की क्या importance है, क्योंकि अगर दूध को आप ठंडा नहीं करते हैं तो बेशक आप उसको उबाल भी लेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरता. And that's a big myth actually, which for me was a news as well when I came onto the brand and started studying on this. So cold chain की importance and why the milk needs to be transported in the chilled environment is very important till it reaches that. तो ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, अब आपको जो है मैक्सिमाइज करने के लिए, आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कोई इनोवेशन आप देख रहे हैं या मिल्क पैक कर रहा है? So basically yes, cows itself अगर आपने import की हुई है and उनकी breed ऐसी है कि उनकी yield ज़्यादा हो तो that actually has वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें sort हो जाती हैं. So that has Nestle has actually imported a lot of cows in around 2000-2001 के era के अंदर. उसके बाद breeding and all से, so cow breed is important while within the industry. और उसके बाद once it is transported to the factory, then comes the UHT process. So बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी इसके ऊपर मलाई नहीं आती, so once you boil it क्यों नहीं आती? उसकी वजह actually ये है कि it is standardized and homogenized. So हर कतरे के अंदर milk pack के, so you have the same quantum of milk fat and protein. Right. So it's homogenized and it's standardized versus for example maybe अगर आप loose milk घर में उबाल लेते हैं ऊपर से मलाई उतार लेते हैं, so you are actually drinking skimmed milk, not full cream milk. Right. So Nestle milk pack is full cream milk. So hence this is another myth that we want to bust through this campaign. बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त बात बताई आपने. और अमूमन घरों में यही होता है कि मलाई से फिर देसी घी बना रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं, जो अफादियत जो दूध की है वो कम हो जाती है. Absolutely. अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि गाय का दूध है या भैंस का? नहीं, ये गाय का दूध है. तभी हमने उसको सिरानी काऊ ही बोला है. तो ताज़ा इसको मज़ीद गाढ़ा फिर किस तरह से करते हैं आप? यानी इसको ताज़ा दूध से जो है, जिस तरह आपने बताया कि फुल फैट मिल्क है, कैसे गाढ़ा इसको मज़ीद बनाते? नहीं, वो गाढ़ा बनाते नहीं है. जब वो फुल फैट मिल्क है तो वो एक्चुअली फुल फैट मिल्क है, बिकॉज उसके ऊपर से आपने मलाई वगैरह तो रिमूव की नहीं है, तो वो स्किम्ड तो रहा नहीं. राइट. व्हेन every drop of milk pack has, for example, a cow milk has 3.5% fat, so it would eventually be like that. तो राबिया आखिर में बताइएगा कि why people should choose milk pack? अच्छा, so milk pack as we've already discussed कि quality totally ensure करता है, जो कि of course on every pack we claim कि that has been passed through 36 quality tests. So I think so this is a big claim, and since we procure milk ourselves also from all the farms that we've developed, and we are as careful कि even चारे तक को हम लोग नेस्ले की टीम, QA की टीम जाके खुद टेस्ट करती है. तो मेरा ख्याल है कि चारे से लेके डब्बे तक जितने सारे टेस्ट्स इंश्योर होते हैं, तो आई थिंक सो कि मिल्क पैक डेफिनेटली एक लंबा अरसा है जिससे ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, और उसका इस्तेमाल देखिए कि बरसा बरस और हम दहाइयों से करते चले आ रहे हैं. बहुत ही ज़बरदस्त है. थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया. और चाय भी बहुत अच्छी बनती है इसकी. अगर चाय बनाना चाहे तो फुल फैट मिल्क है, इस्तेमाल कीजिएगा. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. तो अब कोई सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी. आपको बताएं कि अपोजिशन की रजामंदी के बावजूद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक अभी तक बरकरार है, और गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे, मगर किसी को मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी से फैमिली की मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, इस पर सियासत ना की जाए. हर मंगल को मैं यहाँ आता हूँ और इंतज़ार करके वापस चला जाता हूँ. अफसोस होता है हम आज मुलाकात की जो भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी कुछ हाथ है कि हर दफ़ा यहाँ से हम मायूस होकर वापस जाते हैं. साहिब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है कि आवाम की खातिर, जमहूरियत की खातिर इस मुल्क पर कुछ तर्स करें. सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा है कि मुझे मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है. मुज़ाकरात तब होते जब बुनियादी असूलों को माना जाता. ये क्या हुआ कि आप आओ जाओ, बिस्किट खाओ, कुछ निकल आए. पाकिस्तान की आवाम बानी PTI के साथियों और जमात ने मुखलिसाना और ठोस बात करनी है.
उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दी मगर PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। उनके मुताबिक इक़्तिदार आर्जी होता है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हुकूमत महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर PTI मुसलसल तल्ख रवैया इख्तियार किए हुए है। वहीं वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ये कहते हैं कि डायलॉग होते दिखाई नहीं दे रहे हैं और कि इंसाफ एक और मौका ज़ाया कर चुकी है। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद कयूम साहब, सीनियर तजज़ियाकार है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी ठीक ठाक। खालिद साहब, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैसे तो वजीर आला KP कहते हैं कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, क्या सुहेल आफरीदी दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है? देखिए, इससे पहले आपने देखा कि जो बैरिस्टर गोहर हैं उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह हो जाता है कि वो ना सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मायूस नजर आते हैं लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर जो है वो इस हवाले से उनकी ज्यादा मायूसी जो है वो अयां हुई है, वाज़ेह हुई है। और उसमें ये भी लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले पर किस कदर जो है वो बड़ी एक तकसीम है और इसी तकसीम का इजहार जो है उनकी गुफ्तगू से होता है। और इसका जब वजीर आला KP के लाहौर के दौरे पर आए तो इस दौरे के दौरान भी मुज़ाकरात की जो है वो बज़ाहिर जो है वो नफी की गई, तहरीक चलाने की और मज़ाहमत की बात जो है वो उनकी तरफ से की गई। और अब देखना कि इसके साथ जो बानी PTI की बहनें हैं और जो यूट्यूबर हैं और उनके साथ अगर आप देखें किसी हद तक तो अडयाला जेल जो है वहां से भी मुज़ाकरात की ज्यादा हौसला अफजाई जो है वो होती हुई नजर नहीं आती। अगर मुज़ाकरात की कहीं हौसला अफजाई PTI के अंदर हो रही है तो वो अडयाला से नहीं, वो कोट लखपत जेल से होती हुई नजर आ रही है। कोट लखपत जेल में बंद PTI की लीडरशिप मुज़ाकरात चाहती है, वो मुफाहमत चाहती है, वो हुकूमत से भी चाहती है, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी चाहती है। अच्छा, तो खालिद साहब ये जो अभी जो अपनों की बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये अपने कौन हैं? ये यूट्यूबर्स हैं या सलमान अकरम राजा साहब है? ये मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने पहले कहा कि ये जो सुहेल अफरीदी का एजेंडा है वो भी मुज़ाकरात के हवाले से आपको बेहतर एजेंडा नजर नहीं आता। और जिस तरह मैंने कहा कि बानी PTI की बहनों का भी यही एजेंडा है, यूट्यूबर्स का भी एजेंडा है और पार्टी के अंदर एक ऐसा फैक्टर जिसके मुफादात जुड़े हुए हैं महाजराई के साथ, लड़ाई के साथ, वो भी इसी का जो है वो बज़ाहिर जो है वो हिस्सा है। और बानी PTI मैं समझता हूं कि अब भी मुज़ाकरात को जो खतरात लाहक हो सकते हैं वो हुकूमत के अंदर भी एक माइंडसेट हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन इसके साथ हम बात कर रहे हैं कि PTI के अंदर क्या रुकावटें हैं। और PTI के अंदर जो है वो अडयाला जेल से भी खतरात हैं। वो इसलिए कि अडयाला जेल से बानी PTI को वो समझते हैं कि उनको इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई बड़ा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ उन्हें नजर नहीं आ सकता, क्योंकि वो जेल से ना तो उनकी रिहाई के बारे में, इन मुज़ाकरात के बारे में अब वो कोई पुरउम्मीद हैं और ना उनको पता है कि अगर वो रिहा अब उसके नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकते, कोई फौरी कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं बन सकते और फौरी तौर पर उनको अपना जो सियासी रोल है उस तरह नजर नहीं आ सकता। मुज़ाकरात से तो देखिए कि वाज़ेह कर दिया गया है कि इस निज़ाम पर और 5 साल जो दौर है उस पर तो कोई मामला जो है उनमें पेश नहीं हो सकती। PTI को इस सिस्टम को, इस निज़ाम को मानना होगा, फिर आगे आईनी इस्लाहात पर जो है वो बात हो सकती है। अगला जो इलेक्शन है और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है, लेकिन PTI को कोई इक्तदार में हिस्सा देने या सियासत के अंदर उनका कोई बड़ा रोल जो है वो शायद जेल में बैठे बानी। अच्छा, तो ये जो अब स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया गया है, लाहौर भी आए थे वजीर आला KP, अब कराची का दौरा करने का भी उन्होंने ऐलान किया है, वर्कर्स को एहतजाज करने के लिए राजी कर पाएंगे वो? देखिए, सुहेल अफरीदी ने दौरा लाहौर के दौरान
एक अपनी एक एफर्ट की है, कोशिश की है कि पार्टी जो लाहौर, देखिए लाहौर सियासत का मरकज है, लाहौर मज़ाहमती सियासत का मरकज रहा है। लाहौर से उठने वाली तहरीकें जो हैं उन्होंने हमेशा कामयाबियां हासिल की हैं। अगर आप अदलिया बहाली तहरीक की बात करें तो यहाँ लाहौर से उठी और फिर गुजरांवाले जाने तक अदलिया बहाल हो चुकी थी। MRD की मूवमेंट का मरकज भी लाहौर था, उसके भी नताइज निकले, जिसके नतीजे में 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे। और अब भी देखिए ये PTI की पंजाब की क़यादत की बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि एक नाकामी है कि वो 2-3 साल में पंजाब के अंदर कोई मोबिलाइजेशन नहीं कर सके, कोई स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके। हालांकि उनका वोट बैंक जो है वो PTI का उसी तरह मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट पावर जो है वो नहीं हो सकी। इसकी कोशिश एक सहेल अफरीदी ने लाहौर के दौरे के दौरान जो है वो की है। और अगर आप ये देखें कि लाहौर का जो वजीर आला KP का दौरा था उसमें कुछ ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं निकले और इस हवाले से ज्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन जो KP के अंदर पेशावर में जलसे किए, जो पहाड़ में जलसे किए, जो स्वाबी में जलसे किए PTI ने, या सूबे के दीगर मकामात पर बड़े जलसे किए, या महमूद खान अचकजई ने पशीन में जलसा किया, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आया जो लाहौर में इस वजीर आला KP के की इस महदूद एक्टिविटी का इम्पैक्ट आया है। और लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। आप जरा क्विकली बताइएगा कि मुज़ाकरात में रुकावट असल में क्या आ रही है, क्योंकि महमूद अचकजई भी जो है अब ये पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है कि उनका अपोजिशन लीडर होने का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उनको नामजद भी कर दिया गया है PTI बानी PTI की जानिब से, और अभी हमने सुना वजीर दिफा भी इस पर रजामंदी जाहिर कर रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो रुकावट किस जगह पर है? देखिए, रुकावट की तो बात हमने पहले की है कि PTI के अंदर एक जो फैक्टर है, एक जो ग्रुप है जिसके अपने मफादात जो हैं इस वक्त मुफाहमत के साथ नहीं जुड़े हुए, वही ग्रुप जो है जिसका इजहार मैंने पहले किया है, 2-3 फैक्टर हैं, वही इसमें रुकावट। और अब देखना चाहिए बानी PTI ने बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, सियासी सूरत हाल पर हमने तबसरा किया। अभी ब्रेक पर जाएंगे। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, खाना और उस पर हमारा ट्रस्ट। मैकडॉनल्ड्स ने फूड ट्रस्ट कैंपेन लॉन्च किया है जनाब, जिसका मेन पर्पस है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इंग्रेडिएंट्स, हाइजीन, सेफ हैंडलिंग। किचन का पूरा प्रोसेस है वो खुद दिखाते हैं, इसलिए वो फैमिलीज को ओपन डोर किचन टूर्स पर इनवाइट करते रहते हैं, जहां आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी फैमिली के साथ इसे एक्सपीरियंस करूं। हम तो वैसे भी मैकडॉनल्ड्स के रेगुलर्स हैं। Sir, welcome to McDonald's. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे मेरी फैमिली के लिए शेयर बैग चाहिए। ओके श्योर। जब तक आप ऑर्डर कर रही हैं, क्या मैं आपके किचन का विजिट कर सकता हूँ? ये श्योर सर, हमारे क्वालिटी कंट्रोल लीड हुसैन है, वो आपको किचन का विजिट करवाएंगे। मैं उन्हें बुला देती हूँ। हुसैन प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है। मैं मैकडॉनल्ड्स में फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखता हूँ। मैं आपको हमारे किचन का टूर करवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ SOPs हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कम विद मी। बताइएगा, ये जो आपके फ्राइज होते हैं बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद होते हैं, इसको खास बनाने के लिए कोई खास रेसिपी है आपके पास? मैकडॉनल्ड्स के जो वर्ल्ड फेमस फ्राइज हैं उसमें हम 100% वाइट फ्रेश पोटैटो यूज़ करते हैं, और ऑयल जो होता है वो हमारा 100% वेजिटेबल ऑयल होता है। और ऑयल की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम डिजिटल टेस्टिंग किट इस्तेमाल करते हैं, और क्वालिटी को मॉनिटर करते हुए हम ऑयल को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं।
अब आप सब भी जान गए हैं कि मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी क्यों ट्रस्ट की जाती है। मैकडॉनल्ड्स आंखें खोलकर सिलेक्ट करता है फ्रेश और हाइजेनिक वेजिटेबल्स। इनकी वर्ल्ड फेमस गोल्डन येलो फ्राइज बनते हैं बेहतरीन व्हाइट फ्लैश पोटैटो से। चिकन प्रोडक्ट्स में हार्मोन फ्री और मैनुअली डी बोन चिकन इस्तेमाल किया जाता है और मैकडॉनल्ड्स में इस्तेमाल होने वाले 90% इंग्रेडिएंट्स जो हैं बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक लोकली ट्रेंड कंपनीज में तैयार किए जाते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। इसीलिए लोग मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी पर ट्रस्ट करते हैं आंखें बंद करके। और सबसे अमेजिंग बात, आप खुद ये सब कुछ देख सकते हैं। ओपन डोर किचन टूर बुक करें डायरेक्टली ऑन मैकडॉनल्ड ऐप। और अब शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है 16 साल तक के बच्चों के लिए, वो क्या आगे चलकर नाकाम हो सकती है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। ऑस्ट्रेलिया ने जो सोशल मीडिया पर बैन था, यानी 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर बैन कर दिया, और ये खबर आपने सुनी। लेकिन उसके बाद 2 हफ्तों के बाद एक नई डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये हुई कि जो ऐप स्टोर्स हैं उन पर जो अल्टरनेटिव ऐप्स हैं, यानी जो फेसबुक से या थ्रेड्स या टिकटॉक या स्नैपचैट, इनसे हट के जो दूसरी ऐप्स थी उनमें इजाफा देखा गया कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो डाउनलोड की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि जितना भी फ्लॉक था, ये जितने भी बच्चे थे, ये 16 साल से कम उम्र, ये उस साइड पे चले गया और दूसरी ऐप्स पे चले गया। अब ये जो कानून साजी की गई, ये किस हद तक मौसर हो सकती है अगर हुकूमतें करें, ये कानून साजी करनी क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब ये बैन किया, उससे पहले एक्चुअली 2024 में जो द एंग्शियस जनरेशन की किताब आई, जिसने के होश रुबा किस्म के इंकशाफात किए कि 2010 के बाद कैसे हमारा जो दिमाग है, ये माइंड है, वो मुकम्मल तौर पे ब्रेन रीवायरिंग का शिकार है। और तारीख़ इंसानी में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह ये स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया और बच्चों का जो फ्री प्ले है उसमें इतनी ज़्यादा कमी वाक़ हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तौर पे जो रिसर्च की, उस पर यह मालूम हुआ कि 96% बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी, यानी 10 से 15 साल के दरमियान या इससे कम थी, 96% बच्चे जो थे वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे, 96%। दूसरी उनकी स्टडी ये थी कि जो 10 में से 7 बच्चे थे वो हार्मफुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो उनकी नफ्सियाती सेहत के लिए किसी तौर भी बेहतर नहीं है, वो उसको एक्सेस कर रहे थे। सो ये वो तमाम फाइंडिंग्स थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी, और जो द एंग्शियस जनरेशन हैं उनकी अपनी एक फाइंडिंग थी। सो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी तो लगा ली, लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरह की पाबंदी के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद चीज़ें जो हैं वो किस तरफ चली गई। अब ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी नहीं लगाई, यूके ने पाबंदी लगाई, और यूके ने तो इस हद तक पाबंदी लगाई कि वो कंपनीज अगर मुकम्मल तौर पे मेजर्स इस तरह के नहीं लेंगे तो उनको जेल तक भेजा जा सकता है, भारी जुर्माने किए जा सकते हैं। इस तरह स्पेन है, वहाँ पे भी लॉ ड्राफ्ट हो चुका है। फिर जो फ्रांस है वो तो 18 साल तक की सोच रहा है। यकीन कीजिए अगर साइकोलॉजी की रिकमेंडेशन हो और उनकी रिकमेंडेशन पे अमल किया जाए तो शायद ये उम्र 18 साल से भी बढ़ानी पड़ेगी, जिस तरह के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। द एंग्शियस जनरेशन जो है, जो किताब है, जो कि 2024 में आई, और 2010 के बाद उन्होंने, यानी 2010 में जब स्मार्टफोन आता है और उसके बाद उन्होंने ये स्टडी की, स्क्रीन टाइम जो कि 1980 के बाद ज़्यादा होना शुरू हुआ और उसके बाद 2010 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा आया था जब कोविड आया था, उस वक्त स्क्रीन टाइम, क्योंकि बच्चे सारे अंदर थे तो वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो गया और वो सोशल मीडिया के साथ नथी हो गया। इसी तरह बिल्कुल इसके उलट, यानी जो फ्री प्ले है उसमें कमी आ गई, और फ्री प्ले की जो सिग्निफिकेंस है साइकोलॉजी के हवाले से, जो बच्चे गलियों में आज़ादाना घूमते हैं, उस पर भी उस किताब में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहस की गई है। और वो बहस जो है वो यही है कि उसके अंदर वो तमाम वो चीज़ें सीखते थे जो उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। ब्रेन सर्टन एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक सर्टन एज में, और वो उन तमाम से महरूम हो गई वो पूरी की पूरी जनरेशन, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल मामलात हुए। अब आते हैं इस हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया जो है, हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी, लेकिन अब दूसरी अल्टरनेटिव या दूसरे मुतबादल जो ऐप्स हैं उस तरफ बच्चे जा रहे हैं। इसको किस तरह किया जाए? सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं उनके हवाले से पाबंदी, इसके हवाले से जो कानून साजी है इस पर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साइकोलॉजी के रिकमेंडेशन पे जाते तो शायद बहुत पहले हो चुकी होती। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक ने अल्टीमेटली ये काम करना ही करना है। काश क्या ही बेहतर हो कि पाकिस्तान जो है वो अभी से कर ले, बजाय इसके कि हम जितनी एक चीज़ को लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा हमारी अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल जो है उसको, उनकी नफ्सियाती सेहत के वाले से और बहुत सारे मामला। अल्टीमेटली हमने काम को हमें पता है करना है, उसमें देर का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो बहुत सारे यूरोपीय मुल्क हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, अमेरिका में बात हो रही है, अमेरिका की एक स्टेट है उसके वाले से बात हो रही है, तो ये पूरी दुनिया अल्टीमेटली करेगी।
अच्छा, हुकूमतें जो हैं वो किस हद तक कामयाब होंगी, कंपनीज किस हद तक उनके साथ ताउन करेंगी, ये एक डिबेटेबल है। जिस तरह अभी मैंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ जो है अब एक नाकामी से दो चार इस हवाले से है क्योंकि अल्टरनेटिव ऐप्स जो हैं उस तरफ बच्चे चले गए हैं। इसका जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा आगाही से है। मेरा ख्याल ये है कि जब तक पेरेंट्स, जितने वालिदैन हैं, उनको ये आगाही नहीं होगी, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तालीम नहीं दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके नुकसानात का नहीं बताया जाएगा। क्योंकि वैसे अगर हम सोशल मीडिया बैन की बात करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम इस अमल को यानी अमाल के नताइज से लोगों को वाकिफ़ करते हैं, हम ये बताते हैं कि अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो इसके ये नताइज होंगे। अगर आपके बच्चे फ्री प्ले या इस तरह घूमेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये नुकसानात होंगे और ये नताइज होंगे। इसके ये नताइज पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, वो मीडिया में भी हर जगह पे, सो दैट कि ये एक हाउस होल्ड के अंदर स्टेट जो है वो अपनी हद तक तो कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, कंपनीज भी कुछ मेजर्स ले सकती हैं, लेकिन एक घर के अंदर जो है वो एक पूरी एंटिटी होती है, उसके अंदर वालिदैन है जो कि अथॉरिटी हैं, और उनको जब तक मुकम्मल आगाही नहीं होगी इसके नताइज से, इसके नुकसानात से, उस वक्त तक वो अपने बच्चों को एक सहूलत समझ के उसको देते रहेंगे, बल्कि अपनी सहूलत के लिए उनको देते रहेंगे मोबाइल के, क्योंकि उनके लिए सहूलत हो जाती है, माओं के लिए भी और सबके लिए, चले बच्चे लगे हुए हैं उस पर। और जब उनको मुकम्मल तौर पे आगाही होगी कि ये कितना नुकसानदेह है, तो डेफिनेटली फिर वो अपने बच्चों की नफसियाती और जिस्मानी सेहत के लिए ये काम करेंगे। जब पेरेंट्स ये काम करेंगे, जब समाज ये काम करेगा, तभी ये काम मुअस्सर हो सकता है। क्योंकि जब हम एंग्शियस जनरेशन में देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और फ्री प्ले कम हुआ, उससे क्या चीज़ जो है वो डेवलप हुई, उससे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हुए, मेजर डिप्रेशन हुआ, सेल्फ हार्म रिपोर्टेड हुआ, जो सुसाइड यानी खुदकुशी के जो ख्यालात हैं और ख़ुदकुशी की तरफ जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसका सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा था, इस वजह से स्टडी को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया। सो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और जहाँ तक हमारी हुकूमत से या पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द, बाकी इस तरह ममालिक कर रहे हैं, हमें ज़रूर बैन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ आगाही जो है वो वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से 16 साल या 18 साल, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत कानून साजी करती है, उसके हिसाब से वो उस सोशल मीडिया से दूर रहें। ये उनकी नफसियाती और जिस्मानी सेहत, इस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक। आपको पता है कि हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से टैलेंट को उजागर करते रहते हैं, मकामी टैलेंट को खास कर उजागर करते हैं, ताकि उन लोगों को भी सुना जाए जिनके चर्चे सोशल मीडिया पर तो हम देखते ही हैं, लेकिन उनको जो कन्वेंशनल मीडिया है, जिस तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया है हमारा, उस पर भी पजीराई मिले। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़कीर अयाज साहब, एक्सप्रेसो के आज मेहमान हैं, और इनकी मुनफरिद गुलकारी का अंदाज़ बहुत ही पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो हमने कहा कि आज इनको मदऊ करते हैं और इनकी गुलकारी से महसूस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़कीर अयाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक हो, आप सुनाओ? बिल्कुल अयाज, आपका स्टाइल जो है काफ़ी मुनफरिद है, जो काफ़ी मकबूल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपको क्या लगता है कि आपकी गायकी में क्या अंसर है जिसकी वजह से ये पजीराई आपको मिल रही है? बस ये रब के करम है और थोड़े बहुत अपनी मेहनत भी है। राइट, तो हमें कुछ सुनाएंगे अभी? जी हाँ, प्लीज। बिस्मिल्लाह। वो तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, वो तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो दीवाना बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी। तो अयाज, शुरू कब किया आपने गाना? मैंने बचपन से 10 साल की उम्र में शुरू किया है। तो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। क्या क्या आपको मुश्किलात आई? कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट वाले बंदे हैं, गाने वाले हैं, उनको थोड़ा
अच्छा, आगे कर लें। बिल्कुल, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलती रहती है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, तमाम तर जो टैलेंट याफ्ता अफराद हैं या टैलेंटेड अफराद हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर आप अपनी गुलकारी का मुजाहरा कर सकते हैं, और अगर उसमें दमखम हो तो बहुत ही पजीराई आपको मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो कितना आपके इर्द गिर्द माहौल में पहले लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से आपने गायकी का आगाज किया? जी बहुत ही थे, हमारे रिश्तेदार भी थे और उस्ताद मेरे थे, उस्ताद अहमद देवरी, वो पंजाब से आए थे, तो फिर उस्ताद के पास जाता था, तो उस्ताद ने मुझे सिखाया, फिर मुझे शौक हुआ। अच्छा, तो जरा एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए। जी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे देना फिर तुम हंसोगे, ये मैं लगा कर तो देखो। वाह 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 यार, जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करने के प्लान्स हैं आपके, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक जो सिंधी टच है वो बहुत ही नुमाया है। जी जी हाँ, वैसे मेरी लैंग्वेज सिंधी है, सिंधियों में तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो होगा। राइट, तो ये बताएं कि आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहां पर लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को? लोगों ने कहा कि आपको बताया कि आपकी आवाज में बहुत दमखम है, आपको गुलकारी करनी चाहिए। जी जी, सिंधी जो तहजीब है वो तो बहुत पुरानी है, इंडस सिविलाइजेशन। जी अच्छा, तो अयाज अगर एक बार फिर फरमाइश करें हम, तो आप सुनाएंगे हमें? जी हाँ, तो सुनाइएगा। जी क्या दिखाया अयाज, मेरा ख्याल है कि वहां पर सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जी सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अयाज, ये बताएं कि अभी आप जो ये गुलकारी का हुनर है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना चाहेंगे, उनको देना चाहेंगे, उन्हें भी गुलकार बनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई सीखो, मेहनत करो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखा आपने, हमारी कमिटमेंट पक्की है, हम बिल्कुल अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं कि जो लोकल जो फनकार हैं और उनका जो टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई सतह जो है वो, और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए। तो हम अपना प्लेटफॉर्म हाजिर किए हुए हैं जनाब। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो टैलेंटेड अफराद हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं और अपनी गुलकारी का मुजाहरा कर सकते हैं। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। पीएसएल की 2 नई फ्रेंचाइज के लिए मौसूल होने वाली बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नई टीमों के हसूल के लिए दुनिया भर से 12 बोलियां मौसूल हुई थी, जिनमें से जांच पड़ताल के बाद अब 10 बोलियों को तकनीकी मायार पर पूरा कंसीडर किया जा रहा है। पूरा उतरने के बायस उन्हें अहल करार दिया गया है और अहल करार पाने वाली पार्टियां अब नीलामी के मरहले में हिस्सा लेंगी। पीसीबी ने यह ऐलान किया है कि 2 नई टीमों की नीलामी 8
जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी और कामयाब बोली दहिंदगान को फ्रेंचाइज के लिए रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से किसी एक शहर के नाम का इंतखाब करना होगा। PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ये कहते हैं कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी खुशाइंद है और PSL की तौसी एक अहम संग मील की जानिब बढ़ रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का यह कहना था कि PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। PSL में जो मुल्तान सुल्तान्स को PCB खुद ऑपरेट करेगा और अली तरीन अगर नई टीम की बोली में कामयाब रहते हैं तो वो जरूर टीम के मालिक बन सकते हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि PSL का आगाज अब 26 की बजाय 23 मार्च से करने का सोच रहे हैं। ये फैसला तमाम तर फ्रेंचाइज की मुशावरत से करेंगे। अब सवाल यह है कि मकामी के साथ गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी PSL के मुस्तकबिल को किस हद तक मजबूत बनाएगी, इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमजा मजीदी साहब हैं जो कि ओजी ग्रुप के मालिक हैं और इस बोली में हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी ग्रुप इसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच अनीक। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो आपका ग्रुप है एक इंडिविजुअल ग्रुप है या जो कंसोर्शियम है, जिस तरह से PIE की बोली में कंसोर्शियम? नहीं, ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेपरेट ग्रुप है, इंडिविजुअली ग्रुप है। हमारे बिजनेसेस विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई में। सो इट्स नॉट अ कंसोर्शियम, इट्स इंडिविजुअल बिजनेस। हमारे तकरीबन कोई 16 बिजनेसेस विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान चल रहे हैं। राइट, तो ये इंडिविजुअल ग्रुप है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि PSL में आपको क्या खास बात नजर आई जो आपको अट्रैक्ट किया और ट्रैक्शन की वजह से आप यहाँ पे पहुंचे, आपने बोली लगाई? देखिए, एज ए पाकिस्तानी वी लव क्रिकेट, वो हमारे ब्लड में है। तो मेरा ज़्यादा टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरा है, तो एज ए पैशनेट क्रिकेट लवर आई ऑलवेज बीन फॉलोइंग PSL फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। तो जब मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी मिली तो आई बिन वर्किंग, मैं इस पर पिछले 1.5 साल से इस पर काम कर रहा हूँ पार्टिसिपेट के ऊपर। मैंने काफ़ी लीग्स में पार्टिसिपेट किया एज ए स्पॉन्सर। मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की टीम्स को रिप्रेजेंट किया है एज एन नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल आउटसाइड पाकिस्तान। सो एज ऑलवेज बीन अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, तो इस वॉज इन माई ब्लड के, और मेरा एक कहने ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान PSL में किसी तरह से पार्टिसिपेट करो। तो फाइनली द टाइम हैज कम। द टाइम हैज कम और ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको टीम मिल जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, पाकिस्तान में? मैं अभी फिलहाल आई मूव बैक 2023 में, मैं 2 साल हो गए तकरीबन मुझे। आई मूव बैक टू पाकिस्तान। व्हाई डिड यू कम बैक? वेरी गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका मैं पहले ये जवाब दूंगा। मुझे लोग कहते हैं यार तू पागल है, पूरी दुनिया पाकिस्तान से बाहर जा रही है तो वापस आ रहा है। आई हैव माई मेन रीजन वाज आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक इन पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। राइट। रीजन बीइंग, अगर मैं इसको पर्सनली बताया जाऊँ कि मेरे पेरेंट्स इधर है, मेरी पूरी फैमिली इधर थी। I always wanted to spend time with my family, with my parents in Pakistan. So this was my first reason. Second, अगर रीज़न मैं कैपिटलिस्ट रीज़न बताया जाऊँ कि जब मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखता हूँ, there is no match. 250 million is a huge market. तो आप कुछ भी बिजनेस अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ही मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है मायूसी से देखते हैं अपनी मईशत की जानिब, अपने लोगों की जानिब, और बाहर बैठे जो पाकिस्तानी हैं वो इसमें पोटेंशियल देखते हैं, तो वाकई ऐसा पोटेंशियल आपको नज़र आता है? डेफिनेटली यस, बिल्कुल पोटेंशियल है। हर इधर बेसिकली कहते हैं ना, बाहर से बैठ के पाकिस्तानियों के ख्वाब कुछ और हैं और इधर से बैठ के कहते हैं कि उधर जाने के लिए बहुत आसानी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी इकोनॉमी, यस वी आर इन अ रफ पैच, बट इंशाल्लाह इस पैच से हम बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। 250 मिलियन की पॉपुलेशन इज ह्यूज, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और जो आपने देखा है, जो अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है पूरी दुनिया में लास्ट 6 मंथ से, इट्स इन ह्यूज फॉर अस। सो मेरा ये मानना है, मेरा ये गुमान है, 2026 विल बी द ईयर फॉर पाकिस्तान and Pakistan will grow collectively and will go to the bigger level इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं जो सिलसिला ये टूटे मत और ये किसी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। मईशत खास तौर पर पटरी पर रहनी चाहिए, एक तसलसल होना चाहिए। अच्छा, आप अब ये बताएं कि PSL को आप जो रोड शोज़ हो रहे थे UK US में जाके रोड शोज़ किए उन्होंने, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PSL की पूरी मैनेजमेंट टीम को खराज तहसीन पेश करूँगा जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आई बिलीव इस इनिशिएटिव से, रोड शो से PSL
एज अ ब्रांड इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड में एक इम्पैक्ट किया उसने। लंदन में उनको काफ़ी अच्छा वेलकमिंग रिसेप्शन मिला, देन दे वेंट टू न्यूयॉर्क। माई पर्सनली एंड आई बिलीव well done PSL team and management, it was a huge success for this road show। बिल्कुल, और ये ट्रैक्शन गेन करने में, मोमेंटम गेन करने में थोड़ा सा मददगार साबित हुआ है। एग्जैक्टली इसमें इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो सके। बिल्कुल, हम दे रहे हैं, ओवरसीज शामिल हो रहे हैं इसके बाद, वो भी हम अभी बिडिंग में भी देख रहे हैं। वी हैव क्वाइट अ गुड स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आउट ऑफ पाकिस्तान। यही पूछने वाला था, आपको क्या लगता है कितना मुकाबला सख्त होगा? अभी तक इट विल बी टफ, बट हैविंग सेड दैट एज एन ऑजी वी विल फाइट टिल एंड, एंड इंशाल्लाह एंड आई wish best of luck for all the competitors in the bidding process, and इंशाल्लाह जो मैं देख रहा हूँ all the parties will go till end to win it। बिल्कुल ठीक है। और आपका फेवरेट नाम कौन सा होगा? सियालकोट, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो हमारा दीन भी सिखाता है कि अपने कबाइल को आपने प्रमोट करना है। तो बीइंग फ्रॉम पंजाब, मेरी प्रेफरेंस विड बी फ्रॉम पंजाब, सो वी हैव टू ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, एक फैसलाबाद एंड सियालकोट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि वैसे एक्सपेक्टेशन है, कोई मयार आपने रखा हुआ है कि बस बिडिंग जो है इतनी होगी, या आपको लगता है कि बिडिंग बहुत आगे भी जा सकती है? यस, लास्ट कपल ऑफ डेज से जब से अनाउंसमेंट हुई है हमारी फाइनलाइजेशन में पार्टिसिपेशन की, माई टीम एंड माई कोर टीम ऑन दिस वन, इसके ऊपर वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रंच द नंबर कि किस हद तक ये जा सकती है। एज आई सेड अर्लियर कि इट विल बी अ टफ कंपटीशन, इट कैन गो क्वाइट एंड हाई, बट विल सी। चले एक मफरूजा कायम कर लेते हैं हम। हाइपोथेटिकली यू गेट अ टीम, आपको टीम मिल जाती है, व्हाट्स योर विजन बियॉन्ड दैट? लेट मी टेल यू निक, टीम मिलेगी इंशाल्लाह, मिलेगी। सी द रोड मैप, आई वुड से एज आई सेड, I myself cricket lover, and my counterpart in Australia, जो New South Wales के cricket club है उनसे already tied up है, so I will bring their experience within Pakistan and enhance their experience within the Pakistani community, जहाँ पे हम अपने cricket talent को groom कर सकें। राइट, और ये भी देख रहे हैं कि आप दो बड़ी क्रिकेटिंग लविंग नेशंस में जो है ना आपके असर रसूख है, और आप उसका एक्सपीरियंस जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रमोशन है, जो लोकल टैलेंट की प्रमोशन है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि कुछ ही फ्रेंचाइज हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जनरली जो टीम्स हैं या जो मालिकान हैं वो कोशिश करते हैं कि जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं उनको ले लिया जाए, और वो काफ़ी होता है। लेकिन कुछ टीम्स ऐसी हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स भी है, बाकी टीम्स भी हमें नज़र आती हैं जो लोकल टैलेंट की प्रमोशन के लिए बहुत काम कर रही हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड। आप अपने लोकल टैलेंट को ही प्रमोट करके, ग्रूम करके आगे लेके आएंगे, दैट्स द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। इवेंचुअली अगर उनको मौका, प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो we will see them playing in PSL. We have quite a big example, जैसे हारिस रऊफ, and there are other names as well, कि वो इन PSL की ही खोज थी, और वो आज माशाल्लाह they are presenting us to the nation, to the world wide। तो बाकी जो टीम इस पे इनिशिएटिव ले रही हैं, जो उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, एंड इंशाल्लाह एज आई सेड कि हमारा along that line उनसे बेहतर की तरफ जाएगा। The agenda is to groom the local talent और give them a platform, ताकि वो अपने टैलेंट को ग्रूम करते हुए अपने आप को दिखा सकें दुनिया को। बिल्कुल ठीक है। पहले तो टीम की बारी होगी, फिर उसके बाद खिलाड़ियों की भी बारी आएगी। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, वो तो फिर वक्त बताएगा कि आपकी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं पाकिस्तानी टीम में या वर्ल्ड वाइड? अगर मैं करंट की बात करूँ तो शहीन शाह अफरीदी बॉलर में। बिल्कुल। अगर मैं पास्ट में बात करूं, वी हैव सो मैनी टू नेम, इफ आई हैव ऑप्शन टू नेम, आई वुड नेम शाहिद अफरीदी। ही इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। एंड अगर बॉलर की बात की जाए तो नन लेस देन वसीम अकरम। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है कि आप एक लिनिएज तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप शाहिद अफरीदी के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है। नहीं, एक्चुअली सी एज इन आई ऑलवेज बीन एन ऑलराउंड लवर। शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, जो उन्होंने PSL में परफॉर्मेंस दी, और जो दे आर प्रेजेंटिंग पाकिस्तान और एज अ कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। माशाल्लाह, आई विल से ही हैज अर्नड दैट टाइटल फॉर हिमसेल्फ, राइट, रिगार्डलेस, अनबाइस्ड।
विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको टीम भी मिले, आपके फेवरेट खिलाड़ी भी मिले और आप जल्द से जल्द जो है इसमें उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक छोटा सा ट्रिब्यूट शो के इख्तिताम पर पाकिस्तान के नामवर मजाकिया अदाकार जमशेद अंसारी के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी मज़ा से भरपूर अदाकारी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। जमशेद अंसारी की अदाकारी आज भी लोगों के जहनों में नक्श है। अपने आप को मनवाने वाले जमशेद अंसारी 1942 में भारत के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो से किया और 40 साल के फ़नी सफ़र में रेडियो पर तवील तरीन अरसा चलने वाले प्रोग्राम हामिद मियाँ के हाँ में सफदर का यादगार किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर भी अपने फ़नकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला ये फनकार 24 अगस्त 2005 को खालिक हकीकी से जा मिला, लेकिन उनकी याद दिलों में आज भी जिंदा है। छोटा सा ट्रिब्यूट था। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।